चलिए अब हम समझते हैं कि एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में कोई संबंध कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हमें अब समझना है रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू एन अदर सेट। एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध। ठीक है, ये हमको समझना है कि अगर कोई दो समुच्चय दिया हुआ है तो पहले से दूसरे में अगर कोई संबंध डिफाइन करना हो तो हम कैसे निकालते हैं। समझे, यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध जो होता है आर, ये जो आर होता है ना, ये ऐसे क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है कि जिसके पहला घटक आर के द्वारा दूसरे घटक वाई से क्या हो, जुड़ा होता है या संबंधित होता है, जबकि x हमारा ए का एलिमेंट, y हमारा बी का। इसको हमने डिफिनेशन में अगर लिखना चाहा तो ऐसे लिखेंगे कि देखिए, अगर a और b कोई दो समुच्चय हैं, ठीक है, तो a से b में अगर हमें कोई संबंध समुच्चय r अगर हमें डिफाइन करना हो तो जो r होता है यह ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय होता है कि जिसके पहले घटक इसी r के द्वारा दूसरे घटक y से जुड़े हों। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो r को अगर हम लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे r इक्वल टू एक्स कमा वाई, जहाँ x r के द्वारा y से क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ पे इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। फिलहाल हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर दो समुच्चय a और b है और a से समुच्चय b में अगर कोई संबंध डिफाइन करना हो r, तो ये r की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो r होता है, ये r उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिसका पहला घटक r के द्वारा दूसरे घटक से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक समुच्चय ले लिया a जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, और हमने एक दूसरा समुच्चय ले लिया जिसके एलिमेंट 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, हमने दो समुच्चय ले लिया और यहाँ पे एक संबंध हमको r निकालना है, और r जो है वह कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि x से y विभाज्य है, x से y क्या है, विभाज्य है, जबकि x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो हमें a से b में ये संबंध r प्राप्त करना है। तो किसी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में अगर कोई संबंध r निकालना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम a और b का कार्तीय गुणनफल करते हैं। तो पहले हम समुच्चय a को लिखेंगे जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, फिर क्रॉस लगाएंगे, और समुच्चय b जिसके एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5 एंड 6। इसके बाद से हम a क्रॉस b जिस तरह से करते हैं, हम यहाँ पर a क्रॉस b निकालेंगे। तो a क्रॉस b करने का जो रूल है, हम इस तरह से पेयर बनाएंगे तो बनेगा 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। फिर 3 के साथ बनाएंगे तो फिर ऐसे 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ठीक है, और फिर ऐसे 4 का बनाएंगे 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। ठीक है, तो ये हमने a क्रॉस b निकाल दिया। अब हमें यहाँ पे छांटना है कि कह रहा है कि x से y विभाज्य है, यानी x से y विभाज्य है, यानी पहले घटक से दूसरा घटक क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे a क्रॉस b में हमने जो भी ऑर्डर्ड पेयर मिला हुआ है हमें, इसमें से हमें ये जो रूल है, यहाँ पे जो नियम दिया हुआ है, जो संबंध यहाँ पे कह रहा है कि x से y विभाज्य होगा, यानी x से y कटेगा, उसी r को यहाँ से छांट के लिख देना है, उसी को छांट के लिख देना है इस तरह से समुच्चय के रूप में, और वही हमारा संबंध समुच्चय r हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं कहाँ कहाँ मिलेगा कि जो पहले से दूसरा घटे, 2 से 3 कटेगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 से 4 कटेगा तो इसको लिखेंगे, ये भी नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे। 2 से 6 कट जाएगा तो इसको भी लिखेंगे, यहाँ भी कट जाएगा, इसको भी लिखेंगे। ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, ये भी नहीं होगा, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ कट जाएगा, ये लिख लेंगे, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा, इसको लिख लेंगे, यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा।
तो जो होगा उसको लिख लेते हैं 2,4, 2,6, 3,3 और फिर 3,6 और फिर यहाँ से 4,4। ठीक है, तो इस तरह से किसी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में अगर कोई संबंध डिफाइन करना हो तो ये इसका तरीका है। ऐसे हम एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में कोई संबंध हम परिभाषित करते हैं या डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि अगर कोई संबंध इस तरह से दिया हुआ है तो इस संबंध R का हमें डोमेन, कोडोमेन एंड और रेंज हमको समझना था, एंड रेंज की बात करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अगला जो हेडिंग लिखते हैं वो हमको पढ़ना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। हमें पढ़ना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, हमें संबंध का प्रांत परिसर, संबंध का प्रांत, कोडोमेन का मतलब होता है सहप्रांत, प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर। ठीक है, ये हमको समझना है। तो देखिए यहाँ पे हम इसे से समझना चाहेंगे कि देखिए अगर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध अगर R दिया हुआ है, कोई संबंध R दिया हुआ है कोई संबंध R इस तरह से दिया हुआ है, तो ये जो यहाँ भी लिखा हुआ था हम इससे काम चला सकते थे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए अगर A और B कोई दो समुच्चय हैं और A से B में कोई संबंध अगर R ऐसे दिया हुआ है तो इस R में जो पहला घटक होता है, पहले घटकों का जो समुच्चय होता है उससे ही R का हम प्रांत कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरे घटकों का समुच्चय बनेगा उसे हम R का परिसर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम प्रांत की बात करें तो R का प्रांत क्या होता है? R का प्रांत इसको बोलेंगे सभी क्रमित युग्मों के पहले घटकों का समुच्चय, पहले घटकों का समुच्चय, ये R का प्रांत होता है। ठीक है, अगर हम इसको लिखना चाहें अगर हम इसे तो इसको लिख सकते हैं कि x such that x belongs to A जबकि x y belongs to R। ठीक ना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और R का जो परिसर होगा, R का परिसर ये सभी क्रमित युग्मों के दूसरे घटकों का समुच्चय, दूसरे घटकों का समुच्चय। तो हमें अगर यहाँ पे इसको लिखना हो तो R इक्वल टू हो जाएगा y such that y belongs to B जबकि x related to y, है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर A से B में कोई संबंध R मिला हुआ है और इस R का प्रांत पूछे, परिसर पूछे, सहप्रांत पूछे तो क्या करिएगा, जो भी R निकालिए रहेगा उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आए रहेंगे उस ऑर्डर्ड पेयर का जो क्रमित युग्म होगा उसके पहले घटकों का जो समुच्चय बनेगा उसको प्रांत कहेंगे, दूसरे घटकों का जो समुच्चय बनेगा उसे परिसर कहेंगे। ठीक है, और जो समुच्चय B होता है उसी को हम कहते हैं सहप्रांत। तो देखिए यहाँ पर भी इसी क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं कि जो A और B दिया हुआ है और इस A और B से जो संबंध हमने निकाला हुआ है, तो इस संबंध, ये जो संबंध हमने लिखा हुआ है, इस R का अगर हम प्रांत की बात करें तो R का प्रांत क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर मिला हुआ है इस संबंध में, इसके सभी पहले घटकों का समुच्चय। तो पहला घटक क्या है, 2 2 3 3 4। तो यहाँ पे 2 2 जो 2 बार आया उसको एक ही बार लिखेंगे तो लिखेंगे 2, फिर इसका 3 3 2 बार आया तो एक ही बार लिखते हैं 3, और फिर इसके बाद से 4, क्योंकि ये समुच्चय का रूल है कि समुच्चय में किसी अवयव की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हो तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम R का परिसर की बात करें तो R का परिसर क्या हो जाएगा,
आर का परिसर। यानी इसी तरह से कोई प्रश्न दिया रहेगा, इसी तरह से दिया रहेगा और कहेगा इस संबंध का प्रांत, परिसर और सह प्रांत निकालिए, तो हम उसको ऐसे सॉल्व करके निकालते हैं। ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा और तब फिर उसके बाद से प्रांत और परिसर हम निकालते हैं। ठीक है, तो आर का परिसर क्या होगा, तो जो दूसरा घटक है देखिए 4 6 3 6 4, तो 4 हमको 2 बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर उसके बाद 6 3 6 है ना, तो 3 एक बार आया है, तो इसका हो जाएगा पहले हम 3 को लिखेंगे। अच्छा चलिए लिख देते हैं 4 6 फिर उसके बाद से 3। ठीक है, और हम इसको सीधा क्रम में लिख सकते हैं क्योंकि समुच्चय में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे जो 4 6 3 हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं 3 4 6, दोनों एक ही समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, परिसर हो गया। आप इससे अगर कंफ्यूज हो तो आप इसी को लिख लेंगे, या इससे कंफ्यूज हो तो इसको मिटा देंगे, फिर आप इसी को लिख लेंगे। तो 4 6 3 या 3 4 6 इसको सही क्रम में लिखेंगे तो ठीक है। मैं यहाँ या करके लिख देता हूँ, तो ये इसका क्या हो गया, परिसर हो गया। अब इसकी बात कर रहा है, इसका अगर सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत क्या होता है, तो समुच्चय बी, तो जो समुच्चय बी होता है ना उसे क्या कहा जाता है, सह प्रांत कहा जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि किसी संबंध का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सह प्रांत क्या होता है, तो ये निकालने का तरीका है। इसी तरह से हम आगे भी समझेंगे। अब हम बात करेंगे रिलेशन इन ए सेट, किसी समुच्चय में कोई संबंध कैसे निकालते हैं। यहाँ पे तो एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में हमने संबंध डिफाइन किया। अब एक ही समुच्चय से उसी समुच्चय में अगर हमें कोई संबंध डिफाइन करना हो, कोई संबंध निकालना हो, तो उसे हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम समझते हैं। ठीक है, तो अगला हमको जो पढ़ना है, ये पढ़ना है रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। ये तो हमने पढ़ लिया, सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया। हमें अब पढ़ना है रिलेशन इन ए सेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रिलेशन इन ए सेट। रिलेशन इन ए सेट, एक समुच्चय में संबंध। एक समुच्चय में संबंध। अच्छा यहाँ पे चीज और हम समझेंगे कि जो ए से बी में कोई संबंध अगर हम आर निकाल लेते हैं, ये जो आर होता है ये हमेशा ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, आर हमेशा क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। यहाँ पर अगर किसी एक ही समुच्चय में अगर कोई संबंध निकालेंगे, जैसे मान लीजिए अगर कोई समुच्चय ए है और ए में ही अगर कोई संबंध निकालना हो, तो उसके लिए हमको ए का ही हमें क्रॉस करना होगा। अब उसके बाद से तब हमें यहाँ से क्या करना होगा, एक संबंध निकालना होगा कोई आर, और यहाँ पे जो आर होगा, ये आर जो है ये सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। तो यहाँ पे क्या था, दो समुच्चय ए और बी अलग अलग था, यहाँ पर एक ही समुच्चय है। तो वहाँ पर हम ए और बी में से अगर कोई संबंध निकालना था तो हम ए और बी का क्रॉस करते थे, फिर उस संबंध को वहाँ से निकालते थे। यहाँ पर अगर ए से ए में ही अगर कोई संबंध निकालना होगा तो ए के साथ ही क्रॉस करेंगे, फिर उस संबंध को निकालेंगे, और यहाँ पे जो संबंध आएगा, ये जो संबंध आर होगा, यह ए क्रॉस ए का सबसेट कहलाएगा। और ये जो आर होगा, इस आर को हम बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन कहते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी संबंध। द्विआधारी संबंध। तो किसी समुच्चय से उसी समुच्चय में अगर हम कोई संबंध निकालते हैं तो उस संबंध को हम बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि ये जो द्विआधारी संबंध होता है ये कई प्रकार के होते हैं, और जो हमें 12th में यानी हमें जो कक्षा 12 में 3 ही द्विआधारी संबंध पढ़ना है, तो कौन कौन होते हैं उसे हम यहाँ पे समझते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन, विभिन्न प्रकार के द्विआधारी संबंध। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, तो द्विआधारी जो संबंध होते हैं विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक एक करके हम यहाँ समझते हैं। पहला होता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। दूसरा होता है सममित संबंध।
सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। तीसरा जो होता है, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है एंटीसिमेट्रिक, प्रतिसममित संबंध, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। जो चौथा होता है ये होता है संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। और जो पांचवा होता है तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये हमें 5 द्विआधारी संबंध पढ़ना है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो 12th में पढ़ना है, 12th में हमें कक्षा 12 में सिर्फ 3 ही पढ़ना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ये हमें 12 में 3 ही संबंध पढ़ना है। ठीक है। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, और इसी पे आधारित हमको प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें यहाँ पे इसको एक एक करके हम समझेंगे कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक क्या होता है। तो फिर हम इसे समझते हैं कि क्या होता है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक।